Namaskar and hello to everyone. Happy New Year. So today we are going to start with a new section of Income Tax Bill 2025. Earlier in previous video हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 बेसिस ऑफ चार्ज का सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 6 और हमने सीखा था दैट हाउ टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। रेजिडेंशियल स्टेटस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट अगेन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ऑर्डनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट। तो उसके लिए कौन सी कंडीशंस जो हैं वो फिलफिल करनी रिक्वायरमेंट है वो हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू सेक्शन पढ़ेंगे दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम हमें क्या बताता है दैट वाइल डिसाइडिंग अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ एनी पर्सन इनकम हमें सबसे पहले ये डिटरमाइन करना पड़ता है। पहला टेस्ट रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। दूसरा टेस्ट इनकम कहाँ पे रिसीव हो रही है, कहाँ पे अक्रू हो रही है, इनकम का जो ओरिजिन है, सोर्स जो ऑफ इनकम है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये डिसाइड करना ज़रूरी है। सेक्शन 5 उसी के बारे में बात कर रहा है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें कहा गया है दैट जो कैटेगरीज हैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की, तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखें, मैंने आपके लिए सेक्शन 5 का जो एक्सट्रैक्ट है इनकम टैक्स बिल 2025 के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे प्रेजेंट करा है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द टोटल इनकम ऑफ एनी टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन, any tax year of a person who is a resident include all income from whatever source derived। तो हमने पहले क्या सीखा था, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट का मतलब हो गया दैट एक्ट में किसी और सेक्शन में इस प्रोविजंस के रिलेटेड अगर कुछ कहा गया है तो वो वाला सेक्शन इसको ओवरराइड करेगा। कौन से सेक्शन को, सेक्शन 5 को। इनकम जो टोटल होगी रेजिडेंट की, यानी रेजिडेंट की टोटल इनकम में इंक्लूड ऑल इनकम, सारी इनकम वो वाली इंक्लूड होंगी जो फ्रॉम वट एवर सोर्स डिराइव्ड विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या तो इंडिया में रिसीव हुई है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। डीम्ड का मतलब जो है हम आगे चल के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अक्रू और अराइजेज और इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, यानी इंडिया में वो इनकम अक्रू हुई है या अराइज हुई है, या माना जाएगा दैट इंडिया में ही वो इनकम अक्रू या अराइज हुई है। तीसरा, अक्रू और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी अगर इनकम अक्रू या राइज हुई है तो भी हम उसको टैक्सेबल करेंगे। किसके केस में, रेजिडेंट के केस में। तो हम यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेजिडेंट के केस में ग्लोबल इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है, चाहे आप इंडिया में रिसीव कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया रिसीव कर रहे हैं, अक्रू इंडिया में हो रही है या आउटसाइड इंडिया अक्रू हो रही है, सारे केसेस में ये सारी इनकम रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो ये पैराग्राफ सी में दी गई है, यानी कि सेक्शन 5 सब सेक्शन सी में दी गई है, जो ये बात करता है अक्रू और अराइजेस टू सच पर्सन आउटसाइड इंडिया बट व्हेन सच पर्सन इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के बाद अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 13 जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, अगर आप उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड होंगे तो आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली सच इनकम शैल बी इंक्लूडेड ओनली व्हेन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो सिर्फ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में हम इस प्रोविजन को देखेंगे दैट अगर वो इनकम ऐसे किसी बिजनेस से है जो इंडिया में कंट्रोल हो रहा है या ऐसे किसी प्रोफेशन से है जो इंडिया से सेटअप हो रहा है, तो ही वो इनकम अगर अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया तो टैक्सेबल होगी। किसके केस में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 पे। अगेन स्टार्ट होता है ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज के साथ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द टोटल इनकम ऑफ अ टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट। जो नॉन रेजिडेंट है उसकी इनकम में टैक्सेबिलिटी कब होगी, जब पहले दो पॉइंट सेम रहेंगे, इज रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। जब नॉन रेजिडेंट को इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, अक्रू और अराइज इन इंडिया में हो रही है या डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है, तो इन दो केसेस में नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। तीसरा जो केस है अक्रू और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, वो नॉन रेजिडेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो क्या दी गई है दैट जस्ट बिकॉज इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अंडर दिस सेक्शन बाय रीजन ओनली ऑफ द फैक्ट दैट इट इज टेकन इनटू अकाउंट इन बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड इन इंडिया। 31 मार्च को आप किसी पर्सन की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि रेजिडेंट है,
तो सिर्फ इस वजह से दैट इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई थी, उसको हम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानेंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने बैलेंस शीट में कंसिडरेशन ले ली है। तो बैलेंस शीट में अगर आप कोई इनकम इंक्लूड कर रहे हो, जस्ट बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट, हम उसको उसकी इनकम नहीं मानेंगे। आपको ऊपर वाले जो कंडीशंस हैं या जो टेस्ट हैं वो भी अप्लाई करके देखने पड़ेंगे। सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 यहाँ पे बात करता है, अगर आपने इनकम अक्रू बेसिस पे या आपने डीम्ड टू अक्रू और अराइज बेसिस पे टोटल इनकम में इंक्लूड कर ली है, तो अगेन रिसीट बेसिस पे आप उस इनकम को पर्सन की टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो इफ इनकम हैज बीन इंक्लूडेड इन पर्सन टोटल इनकम ऑन द बेसिस दैट इट हैज अक्रूड और अराइजन और इज डीम्ड टू have accrued or arisen, it shall not again be included on the basis that it is received or deemed to be received by that person in India. In order to avoid double taxation of same income, this provision has been inserted in section 5 subsection 4. उसके बाद ये कुछ केस लॉज हैं जो हमें दिए गए हैं। सेक्शन 6 बात करता है रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने की कंडीशंस की, वो हम प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आएंगे हम सेक्शन नंबर 7 पे। जो वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं, अब इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का तो पता चल गया कि भाई साहब इनकम इंडिया में रिसीव हो गई है, ठीक है। लेकिन डीम्ड टू बी रिसीव्ड का क्या मतलब? डीम्ड लीगल फिक्शन है, यानी कि लॉ कहता है इन केसेस में, ये जो हमने सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में 3 केस मेंशन किए हैं, इन 3 केसेस में हम मानेंगे कि इनकम आपको रिसीव हो गई है, चाहे एक्चुअली में मनी इज नॉट रिसीव्ड, तो उसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड कहा गया है। अब ये जो सेक्शन 7 है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का 7 और 8 सेक्शन जो है उनको मर्ज करके बनाया गया है, यानी कि ये जो सेक्शन है वो मर्ज्ड सेक्शन है 7 और 8 का। तो सेक्शन 7 क्या कहता है कि एनुअल अक्रीशन इन दैट ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड कब मानी जाएगी? जब एम्प्लॉय के रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एनुअल अक्रीशन हो रही है टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन पैराग्राफ 6 ऑफ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 11। यहाँ पर ये जो शेड्यूल 11 की बात है वो बार बार होगी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शेड्यूल 11 डील कर रहा है सारे प्रोविडेंट फंड की कंडीशंस के साथ। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ, सुपर एनुएशन फंड, उन सबके साथ ये शेड्यूल 11 बात करता है। अब पैराग्राफ 6 जो शेड्यूल 11 का है वो हमें बताता है दैट अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन दैट कंट्रीब्यूशन एक्सीड करेगा एक स्पेसिफाइड परसेंटेज को, तो वो जो एक्सीड वाली लिमिट होगी ना, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इनकम ऑफ द एम्प्लॉय इन दैट टैक्स ईयर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम, दैट इज नॉट अर्निंग ऑफ एन इनकम। ओके, सो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की वजह से या उस पर बैलेंस जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पड़ा है उस पर इंटरेस्ट की वजह से अगर बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो बैलेंस अगर एक एक्सेस लिमिट से ज़्यादा है, जो कि मैं आपके लिए बता देती हूँ यहाँ पे शेड्यूल 11 में 12% ऑफ सैलरी अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, और इंटरेस्ट जो लग रहा है दैट इज इन एक्सेस ऑफ 9.5%, तो उस केस में जो एक्सेस वाला अमाउंट होगा दैट वुड बी टैक्सेबल। ये अगेन हम पढ़ेंगे जब हम शेड्यूल 11 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है सेक्शन 7 सबसेक्शन बी, ये बात करता है ट्रांसफर्ड बैलेंस इन आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन पैराग्राफ 11(4) एंड 5 ऑफ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 11। यहाँ पर जो ट्रांसफर्ड बैलेंस है उसका मतलब है दैट बैलेंस हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अर्लियर जो फंड था वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था, अब उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है एज आरपीएफ। तो इन द ईयर ऑफ रिकॉग्निशन जो बैलेंस ट्रांसफर किया गया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, उस पे आपका कितना अमाउंट टैक्सेबल होता? अगर ये बैलेंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आरपीएफ होता तो वो अमाउंट जो होगा इन द ईयर ऑफ रिकॉग्निशन टैक्सेबल होगा, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा एम्प्लॉय के लिए, और उसको परक्विजिट के तौर पे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन सी जो है वो बात करता है कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर
in that year to the account of an employee under a pension scheme mentioned in section 124. So यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम की बात की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% ऑफ सैलरी की लिमिट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 10% ऑफ सैलरी की लिमिट है। दैट टिल दिस लिमिट कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, इन एक्सेस ऑफ दैट लिमिट अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो वही बात यहाँ पे की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, अगर इन एक्सेस ऑफ दैट लिमिट तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। कहाँ पर? सेक्शन 7 में। क्यों? क्योंकि उसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। अब तीनों ही केसेस में आप देखिए, जो पैसा है, जो मनी है, दैट वुड बी लाइंग इन द बैलेंस अकाउंट ऑनली, ठीक है, वो रिसीव नहीं हो रही है आपको, वो अकाउंट में पड़े पड़े बढ़ रही है, एक्रीशन हो रहा है। अब उस केस में डीम्ड टू बी रिसीव्ड हम इसको मान के टैक्सेबल कर देंगे एम्प्लॉय के परक्यूजिट्स में, यानी कि सैलरी में। अब जो पहले सेक्शन 8 था, एर्स्टवाइल सेक्शन 8 ऑफ आईटी एक्ट 1961, जो इसमें मर्ज कर दिया गया है, अब वो क्या कह रहा है, यानी कि सेक्शन 7 ऑफ आईटीए 2025 क्या कह रहा है, अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है या पे करती है, तो उसको हम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन दैट टैक्स ईयर मानेंगे जिस साल में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है या डिस्ट्रीब्यूट किया है या पे किया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अक्रूवल बेसिस पे आपकी जो इनकम है उसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो सेक्शन 7 बी है, वो कह रहा है एनी इंटरिम डिविडेंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द अमाउंट ऑफ सच। अब ऊपर डिविडेंड की बात की गई है, नीचे भी डिविडेंड की बात की गई है, लेकिन ये इंटरिम डिविडेंड है, जो साल से रिलेटेड डिविडेंड को हम इंटरिम डिविडेंड कह देते हैं। इंटरिम डिविडेंड जब डिक्लेयर किया जा रहा है तो उस केस में when such amount of dividend is unconditionally made available by the company to the member, यानी कि unconditionally वर्ड का मतलब है विदाउट एनी कंडीशन हम इंटरिम डिविडेंड जो है वो अवेलेबल करवा रहे हैं मेंबर्स को, उस केस में वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा उस टैक्स ईयर में जिस साल में जो इंटरिम डिविडेंड है वो हमने अवेलेबल करवाया है मेंबर्स को। तो ये था सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025, ठीक है, जिसमें मर्ज किया गया है सेक्शन 7 एंड 8 को। और आपकी सहूलत के लिए मैं पूरे के पूरे सेक्शंस को रीड करके इसलिए बता रही हूँ सो दैट हमें पता लग जाए दैट एक तो वर्डिंग क्या है एक्ट में यूज की गई, जो हम बार बार कह रहे हैं दैट लैंग्वेज हैज बीन सिंप्लीफाइड, तो सिंप्लीफिकेशन क्या की गई है। और दूसरा ये चीज़ है दैट ये भी पता चल जाएगा कि जो कंटेक्स्ट वाइज है या कंटेंट वाइज है वो मेजर चेंजेस नहीं है, प्रोविजंस सेम रखी गई हैं, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके स्केड्यूल और टेबल्स को इंसर्ट किया गया है। अब नेक्स्ट हम जब बात करेंगे सेक्शन 8 की, दैट इज वेरी स्पेसिफिक सेक्शन बिकॉज इट टॉक्स अबाउट स्पेसिफाइड एंटिटी, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है वो बात करता है कैपिटल एसेट, ठीक है, या स्टॉक इन ट्रेड रिसीव किया है स्पेसिफाइड पर्सन ने स्पेसिफाइड एंटिटी से, ठीक है। तो कई लोग जो इस सेक्शन को मिस्टेकनली सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 के साथ भी लिंक करते हैं, बट दैट इज अनदर सेक्शन, दिस इज अनदर सेक्शन। सेक्शन 8 है, स्पेसिफिकली बात कर रहा है स्पेसिफाइड एंटिटी, और स्पेसिफाइड एंटिटी जहां पर वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब है पार्टनरशिप फर्म, एओपी या बीओआई, ठीक है। और जहां पर वर्ड हम यूज कर रहे हैं स्पेसिफाइड पर्सन, तो उसका मतलब है पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म या मेंबर्स ऑफ एओपी और बीओआई। तो चलिए देखते हैं ये सेक्शन कहता क्या है। ये सेक्शन कहता है जहां पर एक स्पेसिफाइड पर्सन ने ड्यूरिंग द टैक्स ईयर कोई भी कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड या दोनों किसी स्पेसिफाइड एंटिटी से रिसीव किए हैं, कौन सी ओकेजन्स पे, इन कनेक्शन विद डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो डिसोल्यूशन का तो हमें पता है दैट फर्म डिसॉल्व हो रही है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे मतलब है एडमिशन, रिटायरमेंट या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इन ओकेजन्स पे, इन इवेंट पे अगर स्पेसिफाइड एंटिटी से पार्टनर्स, मेंबर्स कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड रिसीव कर रहे हैं, then the specified entity shall be deemed to have transferred such capital asset or SIT to the specified person in the year in which such capital asset or stock in trade or both are received by the specified person। जिस साल में
कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड रिसीव किए जाएंगे बाय स्पेसिफाइड पर्संस उस साल में माना जाएगा दैट ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस। उस साल में आप कैपिटल एसेट या पीजीबीपी की इनकम स्पेसिफाइड एंटिटीज के हैंड्स में टैक्सेबल करेंगे। Any profit or gain arising from the deemed transfer mentioned in subsection 1 by the specified entity shall be deemed to be the income of such specified entity in such year in which capital asset or SIT were received by specified person और chargeable होगी either under the head capital gain और PGBP depending upon the nature of the asset। ठीक है, अब जब हम चार्जेबिलिटी की बात कर रहे हैं, टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट वुड बी द वैल्यू जो हम टैक्सेबल करेंगे स्पेसिफाइड एंटिटी के लिए। तो वैल्यू वुड बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड ऑन द डेट ऑफ रिसीट। जिस दिन पार्टनर्स ने ये रिसीट की हैं उस दिन हम बात करेंगे दैट उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी दैट वुड बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर सच स्पेसिफाइड एंटिटी और टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। और नीचे ये इन सेक्शंस में ये दिया गया है, इस सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं उनको अगर इफेक्ट देने में कोई प्रॉब्लम आती है तो बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल लेकर गाइडलाइंस इशू कर सकती है और उस डिफिकल्टी को रिमूव कर सकती है अगर इस सेक्शन के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आपको जो स्पेसिफाइड एंटिटी उसका मीनिंग दे दिया गया है, स्पेसिफाइड पर्सन का मीनिंग दे दिया गया है और नीचे रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग भी दे दिया गया है जब वन और मोर ऑफ इट्स पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, यानी कि ये हो गया रिटायरमेंट का केस या डेथ का केस। ठीक है, और वन और मोर न्यू पार्टनर और मेंबर्स आर एडमिटेड इन सच अ स्पेसिफाइड एंटिटी, अब उस केस में क्या होगा, एडमिशन का केस। और जो तीसरा है उसमें है ऑल द पार्टनर और मेंबर्स ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी कंटिन्यू विद अ चेंज इन देयर रिस्पेक्टिव शेयर और इन शेयर ऑफ सम ऑफ देम, सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन में ये तीन केस कवर हो गए और डिसोल्यूशन को उन्होंने अलग से कवर कर दिया है। तो बेसिकली जो ये तीन सेक्शन आज हमने पढ़े, सेक्शन 5, सेक्शन 7 और 8, ये बात करते हैं दैट किन केसेस में हम मानेंगे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। सेक्शन 7 बात करता है कि किन केसेस को हम मानेंगे इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, चाहे एक्चुअल में आपको इनकम इंडिया में रिसीव नहीं हुई है। और सेक्शन 8 बात करता है कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म, एओपी या बीओआई कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड अपने पर्संस या मेंबर्स को ट्रांसफर करती है तो उस केस में जिस साल में एसेट्स रिसीव की गई हैं, स्टॉक इन ट्रेड रिसीव किया गया है बाय द स्पेसिफाइड पर्संस, उस साल में टैक्सेबिलिटी अराइज होगी इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी। मार्केट वैल्यू जो होगी ऑन द डेट ऑफ रिसीट उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे और कैपिटल गेन या पीजीबीपी में टैक्सेबल करेंगे। सो विद दिस वी विल बी वाइंडिंग अप दिस सेशन ऑफ 3 सेक्शंस। अब नए सेक्शन के साथ अगेन नई वीडियो में मैं हाजिर होंगी। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग विद श्रीजी टैक्स सॉल्यूशंस एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। नमस्कार।